सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने एक एतराफ़ किया है। इमरान खान साहब माजी में ये बात करते रहे। उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ में कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देना मेरी एक बहुत बड़ी गलती थी, मुझे कभी भी ये नहीं करना चाहिए था। और ये जो एक्सटेंशन वाला मामला है, इसमें इमरान खान साहब ने अपने एक उसूल को तोड़ा था। यानी उससे पहले भी वो दावा करते रहे कि एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, किसी की भी नहीं होनी चाहिए। फिर क्योंकि जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो फिर आपकी कुछ मजबूरियां होती हैं, और इमरान खान साहब ने वहां कंप्रोमाइज़ किया, जो गलत था। वो इमरान खान साहब को कभी नहीं करना चाहिए था। तो ये कमज़ोर सियासतदान की निशानी होती है जब वो इक़्तिदार के नशे में वो कमज़ोर हो जाता है और वो काम करता है जो उसको नहीं करना चाहिए था। लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा ने पूरा एक जाल बिछाया और बड़ी मीठी मीठी बातें करके उसने एक्सटेंशन ले ली। ना सिर्फ इमरान खान से बल्कि सारी पॉलिटिकल पार्टी से। आज तक की तमाम कानून साजियों में सबसे बेहतरीन काम वो हुआ था जब जनरल बाजवा के लिए एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयाज, तो सबने जाके जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन दे दी। अब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन को इमरान खान साहब ने, ये वाहिद आदमी है जो अपनी गलती तस्लीम करता है। बड़ा आदमी होता है ना वो, जिससे गलती हो जाए तो वो कहता है जी मैंने गलत किया था और मैं इसको तस्लीम करता हूं, और वो उससे सीख कर आगे बढ़ता है। पाकिस्तान में सियासतदान कभी भी अपनी गलतियों को तस्लीम नहीं करते। यानी जनरल अशफाक परवेज कियानी को एक्सटेंशन दी जिन लोगों ने, वो इसके ऊपर कभी बात नहीं करते। जो लोग आज तक माजी में गलतियां करते रहे उन्होंने कभी कौम से माफी नहीं मांगी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने आज बाकायदा इसे अपनी संगीन गलती करार देते हुए कौम से माफी मांगी है। ये बात कर रहे थे असद कैसर साहब, जो स्पीकर थे उस दौर में जब बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी गई थी, और इन्हीं के जेर निगरानी ये कानून साजी हुई थी जिसमें जनरल बाजवा का मामला क्योंकि कोर्ट में चला गया था तो फिर एक्सटेंशन का मामला वहां से हुआ था। अब जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देना हमारी सबसे बड़ी गलती थी और एक तारीखी संगीन गलती थी जिस पर हम कौम से माफी मांगते हैं। तारीखी तौर पे एक गलत फैसला था। तो ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने कहा, और ये जिसके लिए हम पूरी कौम से माजरत ख्वाह। इस वक्त तहरीक-ए-इंसाफ ने दुखती रग को छेड़ा है। इस पे महमूद अचकज़ई साहब ने भी कहा कि जी ये तो मिलनी नहीं चाहिए किसी को भी, किसी भी जगह पे एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, हम उसका कभी भी साथ नहीं देंगे। तो बात तो उसूल की है। जब आप किसी को एक्सटेंशन देते हैं तो उसके नीचे जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उन सबका हक मारा जाता है। पूरा का पूरा एक बैच जो है वो महरूम हो जाता है तरक्की से, और सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है इदारे का जो पूरा बना हुआ है कानूनी, वो बिगड़ जाता है। लेकिन ये जो एक्सटेंशन है ये दी गई थी, इसमें कौम से माफी मांगी गई है, और इस वक्त ये माफी मांगे जाना ये बड़ा मानी खेज है। और इसके ऊपर रद्द-ए-अमल तो आना था, तो फैसल वाडा का रद्द-ए-अमल सबसे पहले आ गया। देखिए ये जो माफी वाला मामला है ना कि कौम से हम मांग रहे हैं, ये एक साल पहले भी पीटीआई मांग सकती थी, 6 महीने बाद भी मांग सकती थी। लेकिन ये टाइम बड़ा क्रूशल है क्योंकि इस वक्त इन चीजों का फैसला हो रहा होता है कि मौजूदा आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो पीटीआई ने अपनी इंटेंट शो कर दी, अपोजिशन के साथ बैठ के जनाब हमसे उम्मीद कोई ना रखे, हम किसी जगह पे सपोर्ट नहीं करेंगे। जनरल बाजवा ने जब एक्सटेंशन ली थी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, तो उन्होंने ये बंदोबस्त किया था कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज का मुश्तरका आर्मी चीफ मैं होऊंगा। यानी मैंने कंट्रोवर्शियल नहीं होना ये चाहिए कि पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, जमात इस्लामी, फजलुर रहमान, एएनपी, पीटीआई, सारे मुझे वोट डालें, इसका उन्होंने बंदोबस्त किया था। और सबने आकर उन्हें वोट डाला था नवाज शरीफ साहब की मर्जी से। और फिर मियां साहब की डील भी आपको याद है इसी बीच में हुई थी। अब क्योंकि जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन सबने मुतफिका तौर पे की थी, तो उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि मैं कंट्रोवर्शियल बिल्कुल नहीं हूं। लेकिन जनरल आसिम मुनीर साहब का मामला अगर आगे आता है तो पीटीआई ने और अपोजिशन ने अपनी इंटेंट, या जो वो करने जा रहे हैं, या अपनी सोच उन्होंने पहले ही कौम के सामने रख दी है कि नहीं जी हम किसी एक्सटेंशन के हमायती नहीं है। इस वक्त ये क्रूशल है और ये दुखती हुई रग है। फैसल वाडा ने इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया, और फैसल वाडा ने इसके ऊपर एक जो है वो ट्वीट भी किया, और वो ट्वीट मौजूद है सोशल मीडिया पे, आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि एक्सटेंशन नहीं, तसलसल जारी रहेगा और रहेगा। तो उन्होंने कहा कि किसी में दम है तो तसलसल रोक कर दिखाए, पाकिस्तान की तरक्की का ये सफर इंशाअल्लाह जारी रहेगा। अच्छा, ये अब तसलसल किसे कहते हैं? एक्चुअली ये जो अभी सारा आपका एक हाइब्रिड सिस्टम चल रहा है, इसी का तसलसल चाहते हैं। और ये जो हाइब्रिड निजाम है जिसको वजीर दिफा खुद कहते हैं कि एक दोगला निजाम पाकिस्तान में चल रहा है, हम तो नाम के हुक्मरान हैं। और राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि इख्तियार तो जो है वो मोहसिन नकवी के पास है। शुक्र है उन्होंने ये नहीं कह दिया कि वो वजीर आजम बनना चाहते हैं। आजकल ये भी खबरें आ रही है कि आने वाले वक्त में शायद उन्हें वजीर आजम बना दिया जाए, और ये सारा काम भी इन रवायती पॉलिटिकल पार्टी से करवा दिया जाएगा। जैसे मुशर्रफ ने
शौकत अजीज को लाकर वजीर आजम बना दिया था, तो कोई मसला नहीं है। जब आर्मी चीफ ये चाहेगा फील्ड मार्शल और उसके बाद इख्तियार होगा और वो उनको उनकी मर्जी की चीज मिल जाएगी, ताकत उनके हाथ में आ जाए, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। बहरहाल सेनेटर फैसल वादा ने कहा कि एक्सटेंशन नहीं, तसलसल जारी रहेगा रहेगा और रहेगा। तसलसल का मतलब क्या है? यानी वो इसको एक्सटेंशन नहीं कह रहे कि एक और एक्सटेंशन शायद ना हो, लेकिन तसलसल। तसलसल का मतलब है जो सवाल हमने पिछले वीलॉग में उठाया कि क्या नई तकररी दोबारा से एक्सटेंशन मिलेगी और आर्मी चीफ जो है वो आगे बढ़ेंगे, यानी एक्सटेंशन मिल गई और 5 साल आगे बढ़ेंगे। तसलसल का मतलब यह है कि 3 साल पिछले और 2 साल अगले, यानी जो हुकूमत ने कानून एक बनाया कि अब हम आर्मी चीफ को और सर्विसेज चीफ्स को 5 साल तक रखेंगे, वो इंप्लीमेंट माजी से हो जाएगा। शायद फैसल वाडा साहब वो बात कर रहे हैं। यहां खुलकर कोई बात भी नहीं करता, डरते रहते हैं सारे, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट का मामला है और वो बड़ा हसास होता है। लेकिन तरक्की का सफर जिसकी फैसल वाडा साहब बात कर रहे हैं, तो आर्मी चीफ का जो वाहिद प्रोजेक्ट, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसके ऊपर अरबों रुपए खर्च हुए, उनके इश्तिहारात पे, उसके प्रोग्राम्स के ऊपर, गैर मुल्की दौरों के ऊपर, लोगों को बुलाने और उनको इंटरटेन करने के ऊपर। जेनेटरी बीच नाम का एक आदमी आया, सऊदी अरब के वफद आए, बाकी ममालिक के वफूद आए। तो ये एक पूरा प्रोसीजर है जिसको कहा जाता है कि बड़ी कोशिश की गई कि SIFC कामयाब हो जाए। तो SIFC जो है वो एक सफेद हाथी में कन्वर्ट हो गया। अरबों रुपया इसके ऊपर लगा दिया, इसकी मशहूरी पे लगा दिया, इसकी प्रमोशन पे लगा दिया, इसको कामयाब बनाने के ऊपर अरबों रुपया झोंक दिया गया कौम का। लेकिन SIFC से आपको हासिल क्या हुआ? कुछ भी हासिल ना हो सका। दावा यह किया गया था जब आर्मी चीफ ने इसकी बुनियाद रखी, और इसके जितने भी सेगमेंट्स हैं अलग अलग, उन तमाम के ऊपर मिलिट्री अफसरान को बाकायदा, कुछ सर्विंग और कुछ रिटायर, उनको जिम्मेदारियां दी गई थी कि SIFC को पूरी तरह से फौज का इदारा, चाहे वो रिटायर लोग हैं चाहे वो सर्विंग लोग हैं, वो इसको हेड करेंगे और कंट्रोल करेंगे। अब इसमें खुद आर्मी चीफ शामिल है, जो मेन लोग हैं उनके अंदर, और ये उनका ब्रेन चाइल्ड है। तो उन्हें लगा कि फौज जब सारी मिलकर बैठेगी और मिलकर हम करेंगे, तो इस हुकूमत के साथ मिलकर हम बहुत बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। जो इब्तदाई एक तखमीना और अंदाजा था, वो ये कहा गया था कि फौरी तौर पे 100 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ जाएगी। 100 अरब डॉलर्स दावा किया गया फौरी तौर पे पाकिस्तान में आ जाएंगे। अब आया कितना पैसा? टका नहीं आया। यानी SIFC के जरिए से कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आई जिसको आप कहें कि जनाब अरबों डॉलर पाकिस्तान में आ रहे हैं। ऐसा नहीं हुआ, बल्कि कौम का बहुत सारा पैसा इस इदारे के ऊपर लग गया। अच्छा, जो माजी से पाकिस्तान में प्रोजेक्ट चल रहे थे, जैसे कि मादनियात के हैं, गैर मुल्की कंपनियां काम कर रही हैं, ज़राअत के हैं, दीगर चीजों के, एहसियात के हैं, वो SIFC के साथ जोड़ के उनकी मादी की कारकर्दगी को इसकी खाते में डालने की कोशिश की गई। तो एक ऐसी अजीब पाकिस्तान में इस वक्त मनहूसत चल रही है, क्योंकि जाली हुकूमत है, जाली निजाम है, जबर है, फसाइयत। पाकिस्तान के मीडिया में रोला पड़ गया कि एक औरत पकड़ी गई है जो मंशियात बेचती है, और उसके ऊपर लगातार ट्रांसमिशंस चल रही हैं, टॉक शोज हो रहे हैं, रोला पड़ा हुआ है कि जैसे बहुत बड़ा कोई वाकया हो गया। पाकिस्तान में निज़ाम ही 2 नंबरी करता है, तो किसी एक औरत के 2 नंबरी करने से क्या हुआ? इस तरह के तो बेशुमार लोग हैं, हर गली कूचे में, हर मोहल्ले में इस तरह के लोग आपको मिल जाते हैं जो सिस्टम के लिए काम करते हैं। यानी ये वो लोग होते हैं जो पैसा कमाते हैं, सिस्टम को भी कमा कर देते हैं, खुद भी कमाते हैं। अब ये अनमोल नामी औरत है, इसके कुछ चैलेंजेस वगैरह भी ऑडियोज आ रही है, फिर ये पकड़ी गई, इसको ले जाया गया अदालत के अंदर, ये वहाँ चौड़ी होके जा रही है और वो फिर रही है इस तरीके से जैसे एक आज़ाद औरत है। तो बदमाशों वाला अंदाज है। देखिए, ये टिकटॉक्स बनते हैं, हथकड़ियों में बंदे पकड़े हुए होते हैं, और जब वो पेशी पे आते हैं तो उनके बाकायदा टिकटॉक्स बनाए जाते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर वायरल किए जाते हैं। ये पाकिस्तान में चीज़ें ट्रेंड कर रही हैं। रिटायर पुलिस अफसरान बैठ के बदमाशों के किस्से सुनाते हैं और उससे वो यूट्यूब के ऊपर अपने चैनल चला रहे हैं। ये रिटायर पुलिस अफसरान हैं, वो उनकी दिलेरी के वाकयात बता रहे होते हैं बदमाशों की, जो जराइम पेशा लोग हैं उनकी, कि जनाब वो बड़ा दलेर था, वो ऐसे काबू आया, वो बड़ा बहादुर था। तो नौजवानों को आप क्या सिखाना चाहते हैं? तो आजकल अब एक नया ट्रेंड भी, यानी ये नया ट्रेंड है, जराइम पेशा अफराद को जो है वो ग्लोरीफाई कर करके बताया जाता है और बार बार बताया जाता है, उनकी दिलेरी के वाकयात बताए जाते हैं। ये जो इस औरत ने किया, ये नॉर्मल है हमारी सोसाइटी में। सिस्टम ऐसे लोगों को खुद बनाता है, फिर ऐसे लोगों से फायदा उठाता है। लेकिन जो लोग सिस्टम के खिलाफ हो जाते हैं, मिसाल के तौर पर अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के मफाद के खिलाफ है ना कोई इस मुल्क में, तो उसका बुरा वक्त आ गया। लेकिन अगर आप मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं हैं और आप जो मर्जी जराइम करें इस मुल्क के अंदर, तो सिस्टम आपको प्रोटेक्ट करता है, सिर्फ अपना हिस्सा लेता है आपसे। पाकिस्तान में लाकानूनियत और 2 नंबरी ऐसे ही तो नहीं। ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे जो हैं वो पूरी दुनिया के महंगे तरीन स्कूलों में रहते हैं, पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं। यहां पे प्राइवेटली किसी बच्चे को पढ़ाना मुमकिन ही नहीं है। पाकिस्तान से बच्चे आकर जो यहां पे दाखिले ले लेते हैं ना, बड़े बड़े लोगों के, जर्नैलों के बच्चे आ जाते हैं, ब्यूरोक्रेट्स के बच्चे आ जाते हैं,
वो आकर यहाँ पे दाखिले ले लेते हैं जिन कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में। मैंने यहाँ पता करवाया, या तो बहुत पैसा लगता है, तो इतना पैसा तो ये कमा नहीं सकते 10 साल में जितना इनका बच्चा 1 साल में यहाँ पे खर्च देता है। और बेशुमार जो है वो सिस्टम के अंदर लोग ऐसे ही काम करते हैं। अभी इस्लामाबाद वाले स्कैंडल में ब्यूरोक्रेट्स के पैसे फंसे हुए हैं, सरकारी अफसरान का पैसा फंसा हुआ है, करोड़ों रुपए एक एक बंदे ने लगा दिया। अब वो करोड़ों रुपया उसके पास आया कहां से, ये सवाल कोई नहीं पूछेगा। तो अगर आप यास्मीन राशिद है ना, या आप मारंग बलोच हैं, या आप ईमान मजारी हैं, या आप सनम जावेद या उनकी बहन है, या आलिया हमजा है, या तैयबा राजा है आप, तो आपको जलील और रुस्वा किया जाएगा। लेकिन अगर आप अनमोल पिंकी हैं तो फिर आपके लिए यह सहूलत मैसर रहेगी। बहरहाल मीडिया ने जोर दूर लगा के इस औरत के लिए मुश्किलात पैदा की हैं, लेकिन 2-4 दिन, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी जैसे माजी में होती रही हैं। आपको याद है एक नौजवान शाहजेब को कत्ल किया गया था, शाहरुख जतोई ने कत्ल किया था सिंध में। उस केस का क्या बना? कुछ भी नहीं हुआ। वो बड़े प्रोटोकॉलों के साथ वो बंदा रहा, वो कभी जेल में होता था, कभी बाहर होता था, कभी वीवीआईपी होता था, फिर वो चला गया छूट के। नादरीन, सुहेल अफरीदी साहब ने हुकूमत को एक अल्टीमेटम दिया है। देखिए, सुहेल अफरीदी की बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन है। लोग अब उनसे बड़े सख्त सवालात करते हैं, लोग उनके गले पड़ते हैं, उनको पूछते हैं जनाब बताओ इमरान खान बाहर कब आएगा? आपने तो बहुत बड़े बड़े दावे किए थे। अब सुहेल अफरीदी ये कहते हैं कि फैसला तो पार्टी ने करना है, मैंने तो उस पर अमल दरामद करना है, और वो ये सारा कुछ बर्दाश्त भी करते हैं। तो उन्होंने हुकूमत को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया। ये फंस गए सुहेल अफरीदी साहब। मैं जाती तौर पे ये काफी अरसे से सोच रहा था कि सुहेल अफरीदी इस आसाब की लड़ाई में तंग आकर जिस दिन अल्टीमेटम दे देगा ना, उस दिन फंस जाएगा। क्योंकि जब आप अल्टीमेटम दे देते हैं ना कि 1 हफ्ते के अंदर अगर आपने ये काम ना किया तो फिर मैं ये कर दूंगा, वहां आप फंस जाते हैं। और यही काम जब प्रेशर पड़ा था तो अली अमीन गंडापुर ने भी कर दिया था। अब 1 हफ्ते के बाद सुहेल अफरीदी साहब से यह सवाल किया जाएगा, जनाब जो आपने अल्टीमेटम दिया वो टाइम पूरा हो गया, बताएं आपने क्या एक्शन लिया। वो लोग भी सवालात करेंगे जिन्होंने सड़क पे नहीं आना, और कई लोगों का तो बनता भी नहीं है बेचारों का सड़क पे आना। मुराद सही तो नहीं निकल के आ सकते सड़क पे। कुछ और लोग भी हैं जिनके ऊपर मुकदमात हैं बड़े खौफनाक, या जिनको ऐसा लगता है कि सिस्टम कत्ल ही कर देगा। हाँ, अगर सारा पाकिस्तान निकला है फिर तो सभी निकल आएंगे, फिर तो इमरान खान भी जेल से बाहर आ जाएगा। बहरहाल सुहेल अफरीदी ने एहतजाजी धरना खत्म करते हुए हुकूमत को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया। इमरान खान साहब की फैमिली की दोबारा मुलाकात नहीं करवाई गई, और उन्होंने कहा कि आज भी इमरान खान साहब से ना फैमिली की मुलाकात करवाई गई, ना पार्लियामेंटेरियंस की, और ना जाती डॉक्टरों को मिलवाया गया। सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव की आमद के बावजूद रुकावटें खड़ी की गई और पार्टी रहनुमाओं के साथ बदतमीजी की गई। वजीर आला ने कहा कि इमरान खान साहब की सेहत खसूसन आंखों के मसले पर शदीद तशवीश है, लेकिन हुकूमत इलाज और अस्पताल मुंतकली की इजाजत नहीं दे रही। इमरान खान को फौरी तौर पर फैमिली और जाती डॉक्टर्स की निगरानी में अस्पताल मुंतकिल किया जाए। अगर सूरत हाल ना बदली तो आइंदा मंगल को ज्यादा सख्त रवैये के साथ दोबारा अडियाला जेल पहुंचेंगे। देखें, ज्यादा सख्त रवैया क्या होगा? क्या इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी? एक वक्त आएगा हुकूमत ताकत के बलबूते में रोकने की कोशिश करेगी, फिर आपको लाखों लोग लेकर आने पड़ेंगे, जो अभी तक हो नहीं पाया। और पिछली मरतबा अली अमीन गंडापुर 2 मरतबा निकल गए वापस लोगों को छोड़कर। सुहेल अफरीदी के लिए यह बहुत मुश्किल होगा कि वो अली अमीन गंडापुर वाला एटीट्यूड अपनाए। इसलिए उनकी ये कोशिश होगी कि उनको ना जाना पड़े और उनके जाए बगैर काम हो जाए। लेकिन अगर उन्हें जाना पड़ गया तो इस मरतबा सूरत हाल कुछ और निकलेगी। नादरीन, गिलगित बल्तिस्तान में काजी फायज ईसा की यादें ताज़ा होगी। देखिए, जब जब कोई जुल्म करेगा ना पाकिस्तान में, ना इंसाफी करेगा, जब जब कोई ज्यादती करेगा, तो देखें काजी फायज ईसा की कैसी किस्मत है कि लोग काजी फायज ईसा को याद करेंगे और उसको बददुआएं देंगे। कैसी बात है। एक ऐसा मुनसिफ पाकिस्तान में रहा जिसने बेशर्मी और ढिठाई से वो कुछ किया पाकिस्तान के अंदर, ऐसा जुल्म किया पाकिस्तान के अंदर, और इंसानी हकूक की ऐसी ऐसी पामालियों को होने दिया उस मुनसिफ ने पाकिस्तान के अंदर, कि आज उस शख्स को स्याह हरूफ में याद किया जाता है, गंदे अलकाब उसको दिए जाते हैं। वजह क्या है कि इस आदमी ने वो जुल्म और ज्यादती की और ऐसी जानिबदारी दिखाई जो काजी के मनसब के शाया निशान ही नहीं था। हाँ, जजेस करते हैं 2 नंबरियां, थोड़ा इधर उधर कर देते हैं, लेकिन काजी फायज ईसा ने तो कमाल ही कर दिया था। देखिए, गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में क्या हुआ। काजी फायज ईसा ने क्या किया था? इलेक्शन से पहले चंद दिन पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान छीन लिया था। फिर तहरीक इंसाफ ने कभी इस निशान पे, कभी इस निशान पे, कभी इस निशान पे इलेक्शन लड़ा। उसका बड़ा नुकसान भी हुआ। बाद में उन्होंने मखसूस नशस्तें भी तहरीक इंसाफ से छीन ली। अब यही फॉर्मूला लगा दिया गया गिलगित बल्तिस्तान में। हुआ यह कि गिलगित बल्तिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी, ये GBDP, ये एक पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड हुई गिलगित बल्तिस्तान में, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इसके साथ इत्तेहाद कर लिया। इस पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन कमीशन ने एक इंतखाबी निशान अलॉट किया जो कि पोलो मैन का इंतखाबी निशान था। गिलगित बल्तिस्तान में पोलो का खेल बहुत मकबूल है। चित्राल में और गिलगित बल्तिस्तान में जो सबसे ज्यादा मकबूल खेल है वो पोलो है। बहुत पसंद करते हैं लोग। इनकी टीमों का फाइनल होता है हर मर्तबा,
और बड़ा शानदार फाइनल होता है। पूरे देहात के देहात, शहरों के शहर आते हैं इसको देखने के लिए। तो पोलो के जगह जगह पे वहां मैदान भी बने हुए हैं। तो पोलो का इंतखाबी निशान पोलो मैन का दिया कि घोड़े पे बैठा हुआ आदमी और वो पोलो खेल रहा है। तो ये इंतखाबी निशान से जो है वो GBDP बड़ी खुश थी, पॉलिटिकल पार्टी, गिलगित बल्तिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी। लेकिन जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसके साथ इत्तेहाद किया तो इस पार्टी से इंतखाबी निशान छीन लिया गया। बिल्कुल वैसे ही छीन लिया गया जैसे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल से भी उनका इंतखाबी निशान ले लिया गया था। ये मोहम्मद उमैर साहब ने भी रिपोर्ट किया, बहुत सारे और लोगों ने रिपोर्ट किया। तो काजी फायद ईसा की एक मरतबा फिर याद ताज़ा कर दी कि तो निज़ाम इस लेवल तक पहुंचा हुआ, जब सेक्टर कमांडर को हुक्म हो जाता है ना कि कुछ भी हो जाए आपने जीतने नहीं देना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, तो वो बेचारा फिर सारा कुछ ही करता है। इंतखाबी निशान छीन लो, बंदे बंद कर दो, टिकटों की तकसीम गलत करवा दो, पार्टी के अंदर लड़ाइयां करवा दो, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के बक्से भर दो, इस पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ फॉर्म 47 जारी करवा दो। बहुत सारे काम बेचारे को करने पड़ते हैं। वो सारे गुनाह कर रहा होता है जो हलफ लेते वक्त उसने कहा था कि वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। एक ऑफिसर को अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करनी पड़ती है, अपनी आखिरत का बेड़ा गर्क करना पड़ता है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने जब ये लोग पेश होंगे तो मैं हैरान होता हूं, जिस तरह इन्होंने कौम का हक छीना है, ये अपने रब को जवाब कैसे देंगे? और रब इन्हें मौका ही नहीं दे रहा माफी मांगने का। यानी इनकी रस्सी इतनी दराज की हुई है। कभी कभी आप लोग सोचते हैं ना, मुझे लोग मिलते हैं वो ये कहते हैं कि यार अल्लाह ताला इनको पूछता क्यों नहीं है, ये इतना जुल्म कर रहे हैं। तो मेरे दिमाग में एक ही जवाब आता है, वो ये है कि रब इन्हें माफी मांगने का मौका भी नहीं दे रहा। यानी रब इनको टुनका ही नहीं लगा रहा। इनके लिए इनके गुनाह, इनका जुल्म और इनका जबर जो है अल्लाह ताला ने खुशनुमा बना दिया है कि जाओ जाके कर लो जो करना है। और ये करते चले जा रहे हैं। ये समझते हैं कि ये इस्लाह कर रहे हैं, हालांकि ये पाकिस्तान की बर्बादी कर रहे हैं और सबको नजर आ रही है होती हुई। और इन्होंने रब को जाके जवाब देना है, तो इनको तो माफी का मौका भी नहीं मिल रहा। इनकी रस्सी इतनी दराज हुई हुई है नाजरीन। और रस्सी दराज का यानी आप यहां से अंदाजा करें ना कि ये अपनी तशहीर के लिए कैसे पैसा खर्च करते हैं। ये एक जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने पंजाब से खबर दी है। खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है। अनवर सुमरा साहब हैं और इन्होंने खबर दी और खबर में बताया कि मरियम नवाज साहिबा ने कितने अरब रुपए अपनी जाती तशहीर पे टिकटॉक्स बनाने के ऊपर, डिफरेंट सोशल मीडिया के ऊपर खर्च कर दिए। आपने देखा होगा बहुत सारे, एक बात याद रखिएगा, सोशल मीडिया के बहुत सारे इन्फ्लुएंसर ने वो बड़ी खामोशी से हर वीडियो में 2 वीडियोस के बाद कहीं ना कहीं पंजाब हुकूमत की, मरियम नवाज की तारीफ करके चुप करके नीवे नीवे होकर निकल जाते हैं और नोटिस नहीं हो रहे। लेकिन वो बारीक वारदात लगातार डालते चले जा रहे हैं। कभी उन्हें पंजाब गवर्नमेंट के किसी प्रोजेक्ट पे पहुंचा दिया जाता है, उसकी तारीफें करते हैं, निकल जाते हैं। कभी उन्हें मरियम नवाज की गुजरते गुजरते कहीं पे कोई एक तारीफ कर देते हैं, निकल जाते हैं। कभी बाजार में जाते जाते कोई चीज उनको दिखाई जाती है। ये सब प्लानिंग के तहत हो रहा है और इसके लिए पैसा खर्च किया जा रहा है। पहले साल मरियम नवाज ने जो पैसा खर्च किया वो 7 अरब रुपया सरकारी, यानी आपका और मेरा 7 अरब रुपया मरियम नवाज ने खर्च कर दिया। और इसमें से ज्यादातर पैसा अपने चहीतों को दिया गया, ऐसी कंपनियों को जो उनके चहीतों की हैं। और ये सोशल मीडिया पे मरियम नवाज की, टिकटॉक पे, इधर उधर ये सारी तारीफें करने पे पैसा लगाया गया। और ये जो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर जो यूट्यूब के ऊपर या ये टिकटॉक के ऊपर इधर उधर वीडियोस बनाते हैं, ये बारीक वारदात डाल रहे हैं। आप याद रखिएगा, जब भी आप किसी को देखें ना कि वो मरियम नवाज की तारीफ कर रहा है, बनती नहीं है। पंजाब में जाके आप फिर के देख लें, उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया हर शोबे का। तो ये जो कोई तारीफ करता हो आपको दिखाई दे ना, बिला वजह पंजाब हुकूमत की गुड्डी उठा रहा हो, तो आप समझ लें कि इसने पैसा पकड़ा हुआ है। तो जनाब 7 अरब रुपया पहले साल में इन्होंने लगा दिया। दूसरे साल में इन्होंने अभी तक जो पैसा लगा दिया है 6 अरब 40 करोड़ रुपया लगा चुके हैं मरियम नवाज की और उनके वालिद साहब की तशहीर के ऊपर। और 4 अरब रुपए इन्होंने कहा जी मजीद हमने लगाने हैं। आप ये सारा पैसा इकट्ठा कुट्ठा करें ना तो ये लगभग 16 अरब रुपए के आपको अभी तक पड़ गए। 16 अरब रुपए के ये आपको अभी तक पड़ गए हैं। मरियम नवाज की जाती तशहीर पे इतना पैसा खर्च कर दिया गया है। और अब तीसरे माली साल के लिए इन्होंने जो पैसा मांगा वो पता कितना है? वो 12 अरब रुपया इन्होंने कौम से मांग लिया है। अगर आप सालाना जो है वो 10 भी लगाए ना, 9-10 भी आप लगाएं तो 40 से 50 अरब रुपया मरियम नवाज 5 साल में, और आखिरी साल में ये दुगना पैसा खर्च करेंगे। तो 50 अरब रुपए से जायद ये अपनी जाती तशहीर पे वो पैसा लगा देगी जो कौम का पैसा है। और थोड़े दिन पहले आपने सुना था, मैं तनख्वाह नहीं लेती मगर प्रेशर लेती हूं, मैं तनख्वाह नहीं लेती मगर जहाज लेती हूं, मैं तनख्वाह नहीं लेती मगर प्रोटोकॉल लेती हूं, मैं तनख्वाह नहीं लेती लेकिन अपनी बेटी को, अपने दामाद को, अपने रिश्तेदारों को, उसकी सहेली को, मैं उन सारों को लेकर जहाज में बिठाकर बैरून मुल्क के दौरे लेती हूं, झूले लेती हूं मैं, और उनको भी लेकर देती हूं। और कौम का 50 अरब रुपया मैं खर्च करने का मंसूबा बनाती हूं कि मेरी जाती तशहीर के ऊपर कौम का पैसा लग जाए। तो यह है नादरीन इस सूबे की सूरत हाल, जहां पे 60% लोगों के पास पीने का साफ पानी नहीं है। ये वो सूबा है जहां पे 1 करोड़ से ज्यादा बच्चे जो है वो स्कूलों से बाहर हैं, और बेशुमार चीजें हैं इस सूबे के अंदर।
तालीम जो है उसका क्या इन्होंने हाल कर दिया, पकड़ के प्राइवेटाइज करते जा रहे हैं। अस्पतालों का इन्होंने क्या हाल कर दिया, उनको प्राइवेटाइज करते जा रहे हैं। डॉक्टर्स रुल गए हैं, टीचर्स रुल गए हैं, पैरामेडिकल स्टाफ जो है वो सड़कों पे है। जो गरीब मुलाजमीन है उनकी तनख्वाहें बढ़ाते हुए इनको मौत पड़ती है, जनाब हम तनख्वाहें नहीं बढ़ा सकते, हम तो कटौतियां करेंगे। और अपने जाती मशहूरी के लिए ये कौम का पैसा कैसे उड़ा रहे हैं, ये आपके सामने है। नाज़रीन, पाकिस्तान में ना एक रिपोर्ट आई है पाकिस्तान के हवाले से, और ये एक खामोश बगावत की रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट है क्या? ये एक क्रिस मेडर, ये एक शख्सियत है और एक तज्जियाकार है, और ये एक्सपर्ट है फ्यूचर के हवाले से जो प्लानिंग हो रही है उसको आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर अपना ओपिनियन देने में। और इनकी एक्सपर्टी है बरकी इंफ्रास्ट्रक्चर में, यानी जो जितना भी इलेक्ट्रिक सिस्टम दुनिया के अंदर कन्वर्जन आ रही है ना, कि आप फ्यूल को छोड़ के, बाकी चीज़ों को छोड़ के आप इलेक्ट्रिसिटी की तरफ कन्वर्ट हो रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बिजली के ऊपर मुंतकिल हो जाएंगी। बिजली बनाने के नए तरीक़ेकार क्या होंगे, दुनिया में कौन सी नई बैटरीज किस तरीके से, वो सारा हर वक्त इनका काम यही है और इनको बहुत बड़ा एक्सपर्ट माना जाता है। इन्होंने एक मजमून लिखा पाकिस्तान और शाम के बारे में, और पाकिस्तान के बारे में इन्होंने हैरान कुन इंकशाफात कर दिए कि पाकिस्तान के अंदर अवाम हुकूमत के खिलाफ एक बड़ी खामोश बगावत कर रही है और हुकूमत को इस बात की समझ नहीं आ रही। उन्होंने कहा जी कि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड सोलर सिस्टम एक पाकिस्तान में लग रहा है, यानी एक ऐसा सोलर सिस्टम पाकिस्तान में लोग लगा रहे हैं जिसका वफाकी हुकूमत या किसी भी हुकूमत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान में ये रुझान बहुत तेजी से बढ़ रहा है और इसकी वजह यह है कि हुकूमत लगातार बिजली की कीमतें बढ़ाती चली जा रही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में जो आदाद शुमार हुकूमत देती है वो गलत है। 2025 के आखिर तक पाकिस्तान ने मजमूई तौर पर, अब ये डाटा इन्होंने कैसे इकट्ठा किया, क्योंकि ये एक्सपर्ट है, पूरी दुनिया से डाटा मंगाते हैं कि किस किस कंपनी ने कितने कितने सोलर पैनल्स बनाए और किन किन ममालिक को वो फरोख्त किए गए। तो इस डाटा के मुताबिक ये बताते हैं कि पाकिस्तान में मजमूई तौर पर 51.5 गीगावाट के सोलर पैनल्स दरामद किए गए, मंगवाए गए हैं। 51.5 गीगावाट। 1 मेगावाट जो है ना, यानी 1 गीगावाट के अंदर 1000 मेगावाट होते हैं। 1 गीगावाट में 1000 मेगावाट होते हैं। पाकिस्तान की टोटल बिजली बनाने की जो सलाहियत है, अगर पूरी पाकिस्तान लगा दे, सारे आईपीपी चल जाए, हर चीज फुल टाइम चले, तो लगभग 40 से 43,000 इतना बनता है। पाकिस्तान की टोटल जो जरूरत है वो भी इतनी ज्यादा नहीं है। तो दिन के वक्त अगर पाकिस्तानी धूप निकले और बिजली बनाए सोलर से, तो जो पाकिस्तान ने इंपोर्ट किए हैं वो उनकी मिकदार है 51.5 गीगावाट। ये सोलर पैनल पाकिस्तान में आ चुके हैं, लेकिन नेट मीटरिंग और सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक ये सिर्फ 5.3 से 6.8 गीगावाट तक ही दर्ज है। यानी इन्होंने जो दर्ज किया हुआ है उससे 10 गुना कैपेसिटी है पाकिस्तानियों के पास सोलर को इस्तेमाल करने की। अब लोग खामोशी के साथ अपनी छतों पे हर जगह पे सोलर लगा रहे हैं और सरकार के सिस्टम से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर फ्यूचर में चाइना ऐसी बैटरियां दे देता है जो बहुत सस्ती हैं और बहुत देर तक चलती हैं, तो फिर पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तानियों से पैसा नहीं निचोड़ सकेगी और